हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4 बाल श्रम। ठीक है बच्चों, ये एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है और उसमें हमें जो बाल जीवन होता है, यानी कि जो बच्चे का बचपन होता है या किसी व्यक्ति का बचपन होता है, उस बचपन में जो श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये उस पर दर्शाई गई एक कहानी है। और कैसी कैसी यातनाएं इसमें लोग सहते भी हैं, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, देखिएगा। प्रस्तुत पाठ बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालता है। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जानकारी के अभाव में गरीब लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पढ़े लिखे वर्ग के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में ऐसे उन बच्चों को खोज निकालें जो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में श्रमिक बन गए हैं। यानी कि जो बच्चे पढ़ने की उम्र लेकर चल रहे हैं, वो खेलने की उम्र लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ना तो पढ़ रहे हैं ना खेल रहे हैं, उस बीच में कार्य कर रहे हैं। तो ये कहानी उसमें ये दिखाते कि आसपास ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे बच्चे आपको बहुत मिलेंगे। जैसे ही घंटी बजी, माँ गुस्से में बोली, कौन आ गया? अभी घर के अंदर माँ है, ठीक है, बाहर से घंटी की आवाज आती है और गुस्से में माँ बोलती है, कौन आ गया भरी दोपहरी में? इतनी दोपहर को कौन आ गया है? जरा देर चैन से लेटने भी नहीं देते। यानी कि थोड़ी देर मैंने आराम करने का क्या बना लिया, आकर के बैल बजा दिया, थोड़ा यार सोने भी नहीं दे रहे इतनी गर्मी में। दरवाजा खोलकर देखा तो रवि खड़ा था। दोनों छोटे छोटे हाथों में प्रेस किए हुए कपड़ों का भारी गट्ठर ले रखा था, जो माँ के घर से जाता, आंटी घर से जाता है। बोझ के मारे उसके हाथ डगमगा रहे थे। उसे देखकर माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुझे यही टाइम मिलता है क्या? बोलो कितने पैसे हुए? उसके हाथ से गट्ठर लेकर माँ ने पूछा और अंदर चली गई। जब माँ लौटकर आई तो उनके हाथ में पैसे और एक केला था। उन्होंने रवि को केला दिया और पूछा, तुम्हारा भाई टीनू कहाँ है? रवि ने कहा, उसकी नौकरी लग गई है, वह फैक्ट्री में काम करने लग गया है। अब देखिएगा, यहाँ पर रवि का भाई टीनू भी है और वो भी जो है किसी फैक्ट्री में लग गया है, नौकरी करने चला गया, नौकरी। अब यहाँ इतना सुनकर के हैरान हो जाती है माँ। नौकरी? माँ ने हैरानी से पूछा। जवाब में रवि ने सिर हिलाया और पैसे गिनता हुआ चला गया। माँ ने मुझे भीतर बुलाते हुए कहा, बेटा इतनी तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर आओ। तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा, ये माँ का बेटा कह रहा है। मैंने माँ से पूछा, माँ रवि को तो लू नहीं लगती, वह तो सारा दिन बाहर ही रहता है, तो मुझे कैसे लग जाएगी? मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ करण, तुम ठीक कहते हो, परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बना देती हैं। मैं सोचने लगा कि क्यों रवि और उसके भाई के साथ यह स्थिति, क्या इनका मन नहीं करता कि वे क्रिकेट खेलें, स्कूल जाएं? मुझे जब से याद है, हमारी गली के कोने वाले पार्क के पास एक प्रेस वाली बैठती है। सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, प्रेस वाली जरूर आती है। अब देखेगा ये बच्चा बड़ा अलग ही सोच रहा है, माँ का बेटा है। उसने कहा कि माँ ने जैसे ही कहा कि बेटा लू चल रही, तुम अंदर चलो, परेशान बीमार पड़ जाओगे, तो कहता कि अभी रवि गया है, उसको लू नहीं लगती। उसकी माँ पूरे साल के साल, चाहे मौसम कोई सा भी हो, वो पार्क के कोने में प्रेस करती रहती है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, उसको नहीं लगती। तो वहाँ माँ कहती कि ये परिस्थितियाँ जो है सब कुछ कराना सिखा देती है। रवि के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वो लौटते हैं तो ये सब लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले जाते हैं। अब जो रवि के पापा हैं वो क्या करते हैं, वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सब्जी बेचने का काम भी चल रहा है इसी के साथ में। रवि और टीनू ज्यादा अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। पहले उनकी दो बहनें सरिता और गीता भी आती थी। अब तो रवि अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता रहता है। रवि का बड़ा भाई टीनू 10-11 साल का है और रवि तो अभी 5 या 6 साल का ही है। हमेशा मैं इनके विषय में ही सोचता, क्योंकि ये लोग हमारी गली के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जो रवि है वो केवल 6-7 साल का है, भाई जो है 11 साल का है। 11 साल का बच्चा फैक्ट्री में लग गया है।
है ना। और कहता है कि अभिन्न अंग से बन गए हैं, मगर आज मुझे बार बार रवि पर तरस आ रहा था। मैं यह सोचकर तो और भी हैरान था कि टीनू नौकरी करेगा, वह तो खुद बच्चा है, फिर काम क्यों करेगा। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई, मेरे खेलने का समय हो गया। माँ की अनुमति मिलते ही मैं बैट बॉल लेकर भागा, पर आज पार्क में जाने से पहले प्रेस वाली की मेज के पास में रुक गया। मैंने पूछा, आंटी क्या टीनू की नौकरी लग गई है। प्रेस वाली ने मुझे देखा और खुश होकर कहा, हाँ बेटा। मैंने पूछा, आंटी वो किस चीज की फैक्ट्री में है। कहने लगी है तो हम नहीं जानते, शाम को जब टीनू के पापा आएंगे तब पूछ लेंगे। 7 बजे मैं खेल कर लौटा, तब तक पिताजी आ गए थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है जो टीनू है ना, प्रेस वाली का लड़का, उसकी नौकरी लग गई है फैक्ट्री में। हाँ हाँ सच कह रहा हूं, चाहे आप माँ से पूछ लीजिए। अब ये अपने पापा से कहने लगा है बेटा कि उसकी तो नौकरी लगी है टीनू की, और यकीन नहीं आता तो आप माँ से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी ऐसी उत्तेजना पर पिताजी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस हाँ हूं करते रहे। मैं उतावलेपन से बोल रहा था, हमारी सिविक्स की मैम ने हमें पिछले सप्ताह ही चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ाया था। पिताजी यह तो गलत हो रहा है ना, हमें कुछ करना चाहिए। और उनकी जो मैडम है उन्होंने ये पढ़ा दिया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं 18 साल से छोटे बच्चे, उनसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तभी चाय की ट्रे लेकर माँ भी वहां आ गई। पिताजी की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या कुछ करना चाहिए, बेचारे गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा है ना। ये सब आजकल बेकार के चोचले हैं, वार्षिक बचाओ वगैरह वगैरह, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ धारा प्रभाव बोलती जा रही थी। पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे, फिर कप रखते हुए बोले, यह ठीक है कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है, पर इन बच्चों को भी खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है। अब ये जो है माँ, ये तो जानती नहीं है, बात को मानती नहीं है, सीधा सीधा कहती जा रही है, अपनी मर्जी के अनुसार बोलती जा रही हैं, लेकिन पिताजी उसको लेकर के गंभीर हैं। पिताजी की बात सुनकर मुझे थोड़ा साहस मिला। मैंने कहा, हम लोगों को टीनू और रवि की मदद करनी चाहिए। पापा मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी आप मेरा साथ देंगे तो वास्तव में हम कुछ कर सकेंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल यह पता करके आना कि टीनू किस फैक्ट्री में काम करता है। मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मन में कुछ कर गुजरने का उत्साह था। मैं सोचने लगा कि टीनू और रवि भी तो हमारी ही उम्र के बच्चे हैं, उनके पास टीवी है ना कंप्यूटर, ये ना कभी पिज्जा मांगते हैं और ना ही बर्गर, ना ही किसी होटल में खाने जाते हैं। अब वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। करण जो है वो हर चीज की बात कर रहा है कि इनको कहीं नहीं जाना होता, ठीक है, और इनकी कोई इच्छा भी नहीं होती, कहाँ जाते ना ही फिल्म देखते हैं। ये सब तो दूर की बातें हैं, इन्हें तो कभी स्कूल जाने का भी अवसर नहीं मिला। ये बड़े होकर क्या करेंगे, सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर मैं स्कूल चला गया। दोपहर में घर लौटते ही मुझे फिर सब कुछ याद आ गया। माँ से प्रेस के कपड़े लेकर मैं प्रेस वाली के पास पहुंचा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने तमाम सवाल पूछ डाले। मुझे पता लगा कि प्रेस वाली की दोनों बेटियां घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं। टीनू को गाजियाबाद में एवं एक पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में काम मिला है। अब जो 2 बहनें हैं वे दोनों भी क्या करती हैं, किसी घर पर जाकर के झाड़ू पोछा करती हैं, ठीक है, अपनी गुजर बसर करने के लिए। इसी के साथ में फैक्ट्री में काम मिल गया, वहां उसे 500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। प्रेस वाली के किसी भी बच्चे ने स्कूल की सूरत तक नहीं देखी। घर की जरूरतों रोटी कपड़ा आदि जुटाने में यदि बच्चे माँ बाप का साथ न दें तो कैसे काम चलेगा। प्रेस वाली ये सब सुनकर घर लौटा तो मुझे बस पिताजी का इंतजार था। शाम को जब पिताजी लौटे तो मैंने सारा ज्ञान उनके सामने उड़ेल दिया। सुनकर पिताजी बोले, यह है ठीक नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे फैक्ट्री में भेजा जाए। तभी माँ आकर हम दोनों को समझाने लगी, देखो वे जैसे जी रहे हैं जीने दो, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। मैं हर महीने अपनी पुरानी साड़ी, ब्लाउज, चादर, जूते आपके और राहुल के छोटे पुराने कपड़े देती हूँ। कई बार तो पुराने बर्तन, पानी की बोतल, त्योहार के सामान, फुलझड़ी, पटाखे, रंग गुलाल, मिठाई आदि दे देती हूँ। पिताजी ने हाथ से माँ को चुप रहने का संकेत किया और बोले, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है,
बात है जीवन शैली की, जीवन को दिशा देने की, और हमें ये करना ही चाहिए। अब देखेगा माता अपने ज्ञान को दे रही हैं और पिताजी समर्थन कर रहे हैं उनका, जो बच्चे परेशान हैं उनके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो इनको सब कुछ दे देते हैं, तो इनमें परेशान होने की क्या बात है। सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं, पर जानकारी के अभाव में प्रेस वाली जैसे लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग जो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं, हमें इन दोनों की मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि ये लोग उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सके। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, कॉपियां और वर्दियां दी जाती हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें पैसे कमाने फैक्ट्री या होटलों, ईंटों के भट्टों पर भेजते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन स्कूल आने के लिए बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। दोपहर को स्कूल में मिड डे मील, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब देखिएगा, सरकार योजनाएं बहुत देती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि योजनाओं में मिलता क्या क्या है। ठीक है, और तो और वहां से कॉपी किताबें मिल रही हैं और खाने के लिए खाना भी मिलता है। ये सब करण के सामने कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। करण ठीक कह रहा है, हमें रवि और टीनू के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। कुछ क्या तुम जानती हो, पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में उड़ने वाला पीवीसी पाउडर बच्चों के फेफड़ों के लिए कितना घातक है। इससे बच्चे में अनेक जानलेवा बीमारियां पनपती हैं, बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे देश में बाल श्रमिक कानून बनाया गया है। हमारी गली की यह मामूली घटना विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। हमारे अपने देश में 440 लाख बालक मजदूर हैं। इनमें 30% खेतीहार बाल मजदूर, 30 से 35% कारखाने आदि में 8 से 10 घंटे लगातार काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें अधिक से अधिक 500-600 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। ये बाल श्रमिक बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। इन्हें ना तो अच्छा भोजन मिलता और ना ही रहने के लिए उचित स्थान। आने वाले समय में ये कमजोर, बीमार और अनपढ़ पीढ़ी देश के लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी। यह हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी श्रम और दुख का विषय है। तो इतनी सारी बातें वो बोलते हैं कि पूरे विश्व में जो देखते हैं आप, करोड़ों की तादाद में 25 करोड़ जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पिताजी की बातों और उनके महत्व को समझकर मैं और माँ चकित रह गए। हमने इतनी व्यापक स्तर पर इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। हमने फैसला किया कि हम टीनू और रवि जैसे नौनिहाल को मौत का निवाला नहीं बनने देंगे। उसी शाम को माँ और पिताजी ने प्रेस वाली और रवि के पिता से बात की। पिताजी ने सारी बातें समझाते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि स्कूल में दाखिले और वजीफे, सब चीज़ों की व्यवस्था हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। अब जो उन बच्चों को लेकर के जाने की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पर टीनू है, रवि है, दोस्त की बहनें हैं, वो ये बता रहे हैं उसके माँ बापों से जा करके कि हमें सरकार इतना खाने के लिए देगी, उन बच्चों को खाने के लिए देगी, ड्रेस देगी, यूनिफॉर्म देगी और वजीफा भी देगी, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सुबह टीनू, रवि, सरिता और गीता को लेकर प्रेस वाली हमारे घर आई। माँ ने उन्हें बरामदे में बैठाकर नाश्ता कराया। पिताजी प्रेस वाली के पति के साथ स्कूल में दाखिले आदि की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ गए। 1 महीने में इस परिवार के बच्चों का जीवन बदल गया। सरिता और गीता सुबह की पारी में 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल जाती। रवि और टीनू दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में जाते। सुबह को टीनू और रवि माँ का हाथ बांटते हुए शाम को सरिता और गीता आ जाती। सड़क किनारे फुटपाथ पर ही बैठकर ये अपने स्कूल का काम कर लेते। कभी कभी हमारे घर आकर मेरी भी मदद लेते। मुझे इन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। ये लोग अपनी क्लास के बच्चों में बहुत बड़े या बहुत देर से पढ़ना शुरू करने वाले अकेले नहीं हैं। वहाँ इनके जैसे और भी अनेक बच्चे हैं। अभी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। मैंने भी प्रण कर लिया कि अपनी जानकारी में ऐसे किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कर सकते हैं। तो इस कहानी में ये बताया जाता है, जो बाल श्रमिक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको फीस नहीं मिलती है, पैसे के अभाव में काम नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो इधर उधर काम करते हैं, तो उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं और उन सुविधाओं का लाभ लेकर के हमें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनका ज्ञानवर्धन करना चाहिए, ताकि वो स्कूल जा सकें और शिक्षा से वंचित ना रहें। इसी के साथ हम पढ़ते हैं कठिन शब्द और बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। कठिन शब्द मैं इसलिए रोज पढ़ाता हूं ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या जरूरी है। यह शब्द अर्थ है। गट्ठर पोटली को कहा गया है। अनुमति आज्ञा को, लू गर्म हवाओं को, गहरी सांस लंबा सांस को, आंधी तूफान तूफानी हवाएं रहेंगी, व्यापक विस्तृत रहेगा, धारा प्रभाव लगातार रहेगा, डगमगाना हिलाना होता है, हैरानी से अचंभे से, चौंचले नखरे, तमाम सभी, श्रमिक मजदूर, वजीफा छात्रवृत्ति और पारी बारी से होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे अभी और भी हैं, उनको भी देखते हैं। जी हाँ, ये कुछ बाकी रह गए। प्रतिक्रिया का मतलब है जवाब देना, ठीक है। हक माने अधिकार है, जरूरी आवश्यक होता है, व्यवस्था प्रबंधन करना, बीमारियां रोग है, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा होता है, दाखिला प्रवेश है, इंतजार बाट देखना होता है, उत्तेजना बेचैनी भरा जोश, चुपचाप शांत, अभाव कमी, घातक हानिकारक, मामूली छोटी मोटी साधारण सी, भारतवासी भारत के लोग हैं, गंभीरता गंभीर स्वभाव है, पढ़ते 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 हुए होता है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कहानी और आपने इसे कैसा समझा, कैसे जाना। आप भी इसे अपने विचारों में उतारिएगा। किसी गरीब की आप भी हेल्प कीजिएगा जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं। आप पढ़ते पढ़ते भी काम कर सकते हैं। अंतिम लाइन में ये लिखा हुआ था। इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ क्लास से विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।